हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में आगामी 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 3 टॉपिक को कवर करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं तीनों टॉपिक। पहला हमारा टॉपिक होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, दूसरा टॉपिक होगा बिहार में रिन्यूएबल एनर्जी और तीसरा टॉपिक होगा परमाणु ऊर्जा। इसके साथ ही साथ हम अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड अपशिष्ट प्रबंधन पर भी विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कंप्यूटर के इंसानों की तरह व्यवहार करने की धारणा पर आधारित है। इसके जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सबसे पहले अगर कोई भी प्रश्न आए तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सामान्य भाषा में डिफाइन करोगे। यह मशीनों को सोचने, समझने, सीखने, समस्या हल करने, निर्णय लेने जैसे संज्ञानात्मक कार्यों को करने की क्षमता से युक्त होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शोध की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है कृत्रिम तरीके से विकसित बौद्धिक क्षमता। इसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर संचालित करने का प्रयास किया जाता है जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क कार्य करता है। अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द और चर्चा में आ गया है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो मतभेद थे उसे दूर करने के लिए नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक समिति का गठन किया है जिसके अध्यक्ष मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन को बनाया गया है। आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के साथ साथ सरकारी कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ने हेतु प्रतिबद्ध है। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न क्षेत्रों में क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, इन अनुप्रयोगों को देखते हैं। पहला बात कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हम कृषि, अनुसंधान, इसके अलावा स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में कर सकते हैं। जो चौथी औद्योगिक क्रांति आ रही है यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा है, उसमें भी अगर हमें शीर्ष पर रहना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करना ही होगा। नीति आयोग के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने और बढ़ावा देने से वर्ष 2035 तक भारत की जीडीपी $957 बिलियन की वृद्धि के साथ ही वर्ष 2035 तक भारत की वार्षिक वृद्धि दर 1.3% तक बढ़ने की संभावना है। कृषि अनुप्रयोग से यह किसानों की आय तथा कृषि उत्पादकता बढ़ाने और अपव्यय को कम करने में योगदान कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच को बढ़ा सकता है। इसकी मदद से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है एवं शिक्षा तक लोगों की पहुंच को बढ़ाया जा सकता है। इसकी सहायता से प्रशासन में दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त व्यापार एवं वाणिज्य में भी इसका लाभ सिद्ध है। इसके साथ ही साथ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो 7 सूत्रीय रणनीति है उस रणनीति की भी चर्चा करेंगे कि मानव मशीन की बातचीत के लिए विकासशील विधियां अपनाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक, कानूनी और सामाजिक निहितार्थों को समझना तथा उस पर कार्य करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को मानक मानकर बेंचमार्क के माध्यम से मापन का मूल्यांकन करना, मानव मशीन की बातचीत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ एक सक्षम कार्यबल का निर्माण करना। यानी कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 7 सूत्रीय रणनीति की चर्चा अपने उत्तर में जरूर करेंगे। अगर आप यूपीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो आपके लिए सूचना यह है कि अनअकैडमी एस्पायर की तरफ से ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स का आयोजन किया जा रहा है जिसका कि अगला टेस्ट 10 नवंबर को है। आप इस टेस्ट में शामिल होकर अपने तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं, साथ ही साथ आकर्षक प्राइज भी जीत सकते हैं। ये आप देख सकते हैं प्राइज की लिस्ट दी हुई है कि रैंक 1 से रैंक 3 तक यूपीएससी का 6 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। इसी तरह से और अमेजन वाउचर, इस तरीके की स्कीम्स हैं। इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन वीडियोज़ का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम अपने चलते हैं टॉपिक पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ के साथ साथ आप कुछ चुनौतियों की भी चर्चा करेंगे, जैसे निजता का हनन होने की संभावना बनी रहती है इसमें। इसके साथ ही साथ अकुशल जो श्रमिक हैं उनके रोजगार पर भी प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ावा मिलने से जो कुशल श्रमिकों हैं
उनकी मांग बहुत तेज़ी से वृद्धि आ रही है, किंतु साथ ही साथ जो अकुशल श्रमिक बल है उसकी संख्या में उसकी डिमांड में कमी आ रही है। तो रोज़गार पर जो प्रभाव पड़ेगा उसे भी आप देखेंगे। खेलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है, इसके अलावा सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे, फेसबुक पर आपके बिहेवियरल चेंज के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। तो आप इन सारी चीज़ों को रोज़गार में, स्वास्थ्य में, कृषि में जितनी भी चीज़ें हैं इसके लाभ को दिखाएंगे, चुनौतियों का वर्णन करेंगे। इसके बाद आप एक संतुलित निष्कर्ष देंगे। निष्कर्ष इस तरीके का हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विगत कई दशकों से चर्चा के केंद्र में रहा है, एक ज्वलंत विषय है। वैज्ञानिक इसके अच्छे और बुरे परिणामों को लेकर समय समय पर विचार विमर्श करते रहे। आज दुनिया तकनीक के माध्यम से तेज़ी से बदल रही है। विकास की गति देने और लोगों को बेहतर सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण, भूमंडलीकरण के ने जहाँ विकास की गति को तेज किया है, वहीं इसने कई नए समस्याओं को भी जन्म दिया है, जिनका समाधान करने के लिए नित्य नए उपाय अपनाए जाते हैं। जहाँ वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनेक लाभ गिनाते हैं, वहीं वे ये भी मानते हैं कि इसके आने से सबसे बड़ा नुकसान मनुष्यों को ही होगा, क्योंकि उनका काम मनुष्यों से लिया जाएगा, जो स्वयं ही निर्णय लेने लगेंगे, और यदि उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वे मानव सभ्यता के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। ऐसे में इसके इस्तेमाल से पहले लाभ और हानि दोनों को संतुलित करने की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर दे सकते हैं। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है परमाणु ऊर्जा। किसी भी विकासशील देश के विकास में ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत की भी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में परमाणु ऊर्जा एक सहायक भूमिका अदा कर सकता है। किसी परमाणु के नाभिक की ऊर्जा को सामान्य भाषा में परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में दो प्रकार के कण होते हैं, जिन्हें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को आपस में जुड़कर रखने वाली ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। अभी हाल ही में जारी विश्व परमाणु उद्योग स्थिति रिपोर्ट में कुछ बातें सामने आई हैं, और चूँकि बीपीएससी का एक ट्रेंड बन गया है कि कोई नई रिपोर्ट से भी एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम इस रिपोर्ट के कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं। इसके बाद परमाणु ऊर्जा के महत्व को देखेंगे। रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि अधिकांश परमाणु रिएक्टरों का निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं होता है, और इसी देरी के चलते प्रोजेक्टों में लागत में वृद्धि होती है। साथ ही इससे बिजली उत्पादन करने में भी अधिक समय लगता है। विश्व भर में 37 रिएक्टर ऐसे हैं जिनका निर्माण कार्य देर से शुरू हुआ है। इसके साथ ही साथ विश्व स्तर पर अगर पवन ऊर्जा उत्पादन में 16% और सौर ऊर्जा उत्पादन में 30% की वृद्धि हुई है, वहीं परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में बहुत सारे देशों ने अपने आप को पीछे खींच लिया है, जिसके कारण उत्पादन में कमी आई है। ध्यातव्य है कि रूस और अमेरिका ने वर्ष 2016 में परमाणु रिएक्टर बंद कर दिए थे, जबकि स्वीडन और दक्षिण कोरिया दोनों देशों ने अपने पुराने परमाणु रिएक्टरों को 2017 से बंद करने का निर्णय लिया था। परमाणु ऊर्जा का महत्व। इसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया जा सकता है। यह ऊर्जा दो प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जिन्हें नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन कहा जाता है। नाभिकीय संलयन में छोटे छोटे परमाणुओं के जुड़ने से एक बड़े परमाणु का निर्माण होता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण सौर ऊर्जा है। इसके विपरीत नाभिकीय विखंडन में विशाल अणु छोटे छोटे परमाणुओं में टूट जाते हैं तथा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। वास्तव में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बिजली का उत्पादन करने के लिए केवल नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया का ही उपयोग करते हैं। विश्व में प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन 1950 से कार्य करना शुरू किया था। कुल 3,90,000 मेगावाट ऊर्जा क्षमता से अधिक के 440 वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर विश्व के 31 देशों में कार्य कर रहे हैं। यह रिएक्टर विश्व की 11% से अधिक बिजली का उत्पादन करते हैं। विश्व के 55 देश लगभग 250 अनुसंधान रिएक्टरों का संचालन करते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा की बात की जाए तो भारत के पास एक अति महत्वाकांक्षी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, जिससे अपेक्षा है कि 2024 तक यह 14.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, जबकि वर्ष 2032 तक बिजली उत्पादन की क्षमता 63 गीगावाट हो जाएगी। भारत का लक्ष्य है कि वर्ष 2050 तक 25% विद्युत
उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का योगदान हो। चूँकि भारत अपने हथियार कार्यक्रम के कारण परमाणु प्रसार संधि में शामिल नहीं है, अतः 34 वर्षों तक इसके परमाणु संयंत्रों अथवा पदार्थों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिस कारण वर्ष 2009 तक अपनी सिविल परमाणु ऊर्जा का विकास नहीं कर सका। पूर्व के व्यापार प्रतिबंधों और स्वदेशी यूरेनियम के अभाव में भारत थोरियम के भंडारों से लाभ प्राप्त करने के लिए एक परमाणु ईंधन चक्र का विकास कर रहा है। भारत का प्राथमिक ऊर्जा उपयोग वर्ष 1990 से लेकर 2011 के मध्य दोगुना हो गया था। भारत का परमाणु ऊर्जा भंडार 293 बिलियन टन का है, जिसमें अधिकांश योगदान इसके पूर्वी राज्यों झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल का है। भारत के पास निम्नलिखित 5 बिजली ग्रिड हैं: उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी। दक्षिणी ग्रिड के अलावा इसके अन्य सभी ग्रिड आपस में जुड़े हुए हैं। इन सभी ग्रिडों का संचालन राज्य स्वामित्व वाले भारत के बिजली ग्रिड निगम द्वारा किया जाता है। भारत का प्राथमिक उद्देश्य देश का आर्थिक विकास एवं गरीबी निवारण है। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अपशिष्ट वेस्ट किसे कहते हैं। शहरीकरण, औद्योगिकरण, जनसंख्या में विस्फोट के साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 21वीं सदी में राज्य सरकारों तथा स्थानीय नगर निगमों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई। विशेषज्ञों के अनुसार अपशिष्ट का आशय हमारे प्रयोग के पश्चात शेष बचे हुए अनुपयोगी पदार्थ से होता है। यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अपशिष्ट अवांछित और अनुपयोगी सामग्री को इंगित करता है। अपशिष्ट को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठोस अपशिष्ट के तहत घरों, कारखानों, अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट शामिल किया जाता है। तरल अपशिष्ट जल संयंत्रों, घरों आदि से आने वाला कोई भी द्रव आधारित अपशिष्ट को तरल अपशिष्ट के तहत वर्गीकृत किया जाता है। ड्राई वेस्ट किसे कहते हैं? तो अपशिष्ट जो किसी भी रूप में तरल या द्रव नहीं होता है, उसे सूखे अपशिष्ट के अंतर्गत आता है। इसके बाद बायोडिग्रेडेबल, कोई भी कार्बनिक द्रव्य जिसे मिट्टी में जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मीथेन में संश्लेषित किया जा सकता है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कहे जाते हैं। कोई कार्बनिक द्रव जिसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मीथेन से संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कहा जाता है। प्रेस सूचना ब्यूरो के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिदिन 62 मिलियन टन अपशिष्ट का उत्पादन होता है। अब इसका पारिस्थितिकी तंत्र और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? कई अध्ययनों से सामने आया है कि यदि अपशिष्ट का उचित प्रबंधन न किया जाए तो समुद्र और तट जैसे विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। समुद्री अपशिष्ट को बीते कुछ वर्षों में एक गंभीर चिंता के रूप में देखा जा रहा है। इससे न केवल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के सौंदर्य पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि इससे कई समुद्री प्रजातियों का जीवन भी प्रभावित होता है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करके 22 प्रकार की बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। अपशिष्ट प्रबंधन का आशय अपशिष्ट को एकत्रित करने, उसके उपचार हेतु उचित प्रक्रिया अपनाने से है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है, अपशिष्ट प्रबंधन का एकमात्र अर्थ अपशिष्ट को मूल्यवान संसाधन के रूप में बदलने और उसका उपयोग करने से है। अपशिष्ट प्रबंधन की विधियाँ, इन विधियों का उल्लेख आप परीक्षा में जरूर करेंगे। लैंडफिल, पहली विधि है लैंडफिल विधि। यह वर्तमान में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रयोग में होने वाली सबसे प्रचलित विधि है। इस विधि में शहरों के आसपास खाली स्थानों में अपशिष्ट को एकत्रित किया जाता है। ऐसा करते हुए यह ध्यान रखा जाता है कि वह क्षेत्र जहां अपशिष्ट एकत्रित किया जा रहा है मिट्टी से ढका हो, ताकि दूषण से बचाव किया जा सके। जानकारों का मानना है कि यदि इस विधि को सही ढंग से डिजाइन किया जाए तो यह किफ़ायती साबित हो सकती है। दूसरा है इंसिनरेशन। इस विधि में अपशिष्ट को उच्च तापमान पर तब तक जलाया जाता है जब तक वह राख न बदल जाए। अपशिष्ट प्रबंधन की विधि को व्यक्तिगत, नगरपालिका संस्थानों के स्तर पर किया जा सकता है। इस विधि की सबसे अच्छी बात यह है कि यह अपशिष्ट
की मात्रा को 20 से 30% तक कम कर देता है। हालांकि यह विधि अपेक्षाकृत काफ़ी महंगी मानी जाती है। इसके बाद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रूल्स 2016 का आप उल्लेख करेंगे। नियमों के अनुसार प्रदूषणकर्ता संपूर्ण अपशिष्ट को 3 प्रकारों जैव नवीकरणीय, जैव गैर जैव नवीकरणीय एवं घरेलू खतरनाक अपशिष्टों के रूप में वर्गीकृत करके इन्हें अलग अलग डिब्बों में रखकर स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित अपशिष्ट संग्रहकर्ता को देंगे। इसके साथ ही स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित प्रयोग शुल्क का भुगतान प्रदूषणकर्ता द्वारा किया जाएगा। ये शुल्क स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित विनियमों से निर्धारित किए जाएंगे। इस नियम के अंतर्गत विभिन्न पक्षकारों यथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, जिला मजिस्ट्रेट, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि के कर्तव्यों का उल्लेख भी किया गया है। अपशिष्ट प्रबंधन संबंधित चुनौतियां क्या क्या हैं? शहरीकरण में तीव्रता के साथ ही ठोस अपशिष्ट उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, जिसने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को काफ़ी हद तक बाधित किया है। भारत में अधिकांश शहरी स्थानीय निकाय वित्त, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी की कमी के कारण कुशल अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए संघर्ष करते हैं। हालांकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में अपशिष्ट के अलगाव को अनिवार्य किया गया है, परंतु अक्सर बड़े पैमाने पर इस नियम का पालन नहीं किया जाता है। अधिकांश नगर पालिकाएँ बिना किसी विशेष उपचार के ही ठोस अपशिष्ट को खुले डंप स्थलों पर एकत्रित करती हैं। कई विशेषज्ञ इन स्थलों को वायु प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार मानते हैं। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र का गठन मुख्यतः अनौपचारिक श्रमिकों द्वारा किया जाता है, जिनमें से अधिकांश शहरों में रहने वाले गरीब होते हैं। अनौपचारिक श्रमिक होने के कारण इन लोगों को कार्यात्मक और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती है। फिर आगे की राह क्या हो? तो देश को एक व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन नीति की आवश्यकता है, जो कि विकेंद्रीकृत अपशिष्ट निपटान प्रथाओं को आवश्यकता पर बल देती है, ताकि इस क्षेत्र में निजी प्रतिभागियों को हिस्सा लेने का प्रोत्साहन मिल सके। अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में सुधार के लिए नागरिकों की भागीदारी, सहभागिता की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता है। देश में लोगों को अपशिष्ट निस्तारण के प्रति जागरूक एवं शिक्षित करने के लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि समाज में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है कि लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाया जाए। अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। नीति निर्माण के समय हमारा ध्यान अधिक लैंडफिल के निर्माण के बजाय पुनर्चक्रण तथा पुनर्प्राप्ति पर होना चाहिए। अब मान लीजिए कि इससे आपको सवाल पूछा जा सकता है कि अपशिष्ट प्रबंधन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए देश में इससे संबंधित चुनौतियों और सरकार द्वारा इस संदर्भ में किए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए। अगर इस तरह का कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप उसके उत्तर देने की स्थिति में आराम से होंगे। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड गुड लक फॉर एग्जाम।